सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन कक्षा में। कक्षा 12 वाणिज्य अर्थशास्त्र की कक्षाएं चल रही है, जिसमें अपना टॉपिक शुरू किया था पूर्ति की अवधारणा। जैसे पिछले वीडियोस में बताया कि अगर आपने मांग को अच्छे से समझ रखा है तो पूर्ति में समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये ध्यान रखना है कि मांग का जो कॉन्सेप्ट होता है या मांग की जो अवधारणा होती है वो एक उपभोक्ता को आधार मानकर की जाती है, जबकि पूर्ति की अवधारणा है वो एक उत्पादक के दृष्टिकोण से ली जाती है। तो कल हमने बात की थी कि पूर्ति है वो क्या होती है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या है? एक निश्चित समय पर वस्तु विशेष पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यानी एक निश्चित समय में एक उत्पादक है वो एक निश्चित कीमत पर कितनी मात्राओं की पूर्ति कर सकता है, उस कीमत का और पूर्ति की जाने वाली मात्राओं के बीच का संबंध है वो क्या है? पूर्ति का नियम है। सप्लाई एक्स का मतलब एक्स वस्तु, फलन पी का मतलब प्राइस, ये सामान्य से पूर्ति का नियम है। ठीक है। और कल हमने बात की थी कि एक उपभोक्ता है वो मांग कब करता है? जब कीमत गिरती है। जबकि पूर्ति करता है या उत्पादक है वो पूर्ति कब ज्यादा करता है? जब मांग बढ़ती है, जब मांग बढ़ती है। और ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई उत्पादक है वो मांग बढ़ने कीमत बढ़ने पर क्यों करेगा? क्योंकि वो अपना लाभ अधिकतम करना चाहेगा। ठीक है, इसलिए वो पूर्ति ज्यादा करता है जब कीमत ज्यादा होती है। ये हमने पूर्ति का नियम समझा। अब पूर्ति के नियम की मान्यताएं, किन मान्यताओं के आधार पर पूर्ति का नियम लागू होता है? पहला, वस्तु विशेष के उत्पाद साधनों की पूर्ति व कीमतें स्थिर रहे। यानी जो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उस वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो उत्पादन के साधन और उनके पूर्ति की जो कीमतें हैं वो क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। अगर मान लो वो कीमतें बढ़ गई तो डेफिनेटली लागत क्या हो जाएगी? उत्पादन की बढ़ जाएगी। उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति है वो क्या होगी? कम होगी। उत्पादन की लागत बढ़ने से पूर्ति क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि उत्पादक है उसका लाभ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा लागतें बढ़ने से। जब लागतें बढ़ने से उत्पादक का लाभ कम होगा तो निश्चित तौर पर वो पूर्ति क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, उत्पादन के जो साधन है, चाहे कच्चा माल हो, तकनीक और कोई दूसरी साधन हो, वो सारे उनकी कीमतें क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, वस्तु विशेष के उत्पाद की तकनीक स्थिर रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो तकनीक है वो स्थिर रहनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो आपकी पूर्ति की जाने वाली मात्राओं या उत्पादन की जाने वाली मात्राओं में भी फर्क पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे सपोज करो, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में एक उदाहरण दिया था कि एक साधारण है स्वेटर बनाने की या ऊन के कपड़े बनाने की एक साधारण सी मिल है जो हथकरघे से बनाती है, हाथ से, पुरानी मशीनों से, तो उसकी जो पूर्ति है वो लिमिटेड रहेगी। लेकिन वहीं अब नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ जाएगी तो उत्पादन उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या है? पूर्ति ज्यादा होगी। तो वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर रहे, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर तकनीक में परिवर्तन होगा तो पूर्ति की जाने वाली मात्राओं में भी परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। वस्तु विशेष के प्रति क्रेता और विक्रेता की रुचि स्थिर रहे। अब देखो ये मांग के मामले में मैंने पढ़ा था, रुचि है या फैशन है, ट्रेंड है, इनमें परिवर्तन होने से बाजार की स्थितियां बदल जाती है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान में अगर क्रेता और विक्रेताओं की दोनों की रुचि एक जैसी है, देखो विक्रेता की रुचि तब बनेगी जब क्रेता किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाएगा। सपोज करो आज हम बाजार जाते हैं और बाजार में एथनिक वियर समझते हो, जिसमें कुर्ता पजामा इस टाइप के कपड़े आते हैं, एथनिक वियर का ट्रेंड चल गया। तो जितनी भी बाजार में दुकानें हैं वहां पर आप जाओगे तो ज्यादातर विक्रेता है वो उसी चीज की, उसी ट्रेंड के कपड़े लाके रखेगा। ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए तो कुछ आजकल अगर एक लेटेस्ट उदाहरण समझ लेते हैं, इसको ये समझ लेते हैं तरोताजा उदाहरण कि नाइट में पहनने के लिए पजामा लेने जाते हैं। एक पुराना ट्रेंड था जिसमें बिल्कुल कंफर्ट, थोड़ा ढीला लूज टाइप का, ताकि आराम से नींद आए। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या है? पायजामे इस हिसाब से बनने लगे जैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पैंट हो, स्ट्रेचेबल पैंट हो, तो इस टाइप के पजामे आने लगे। तो अब वर्तमान में क्या है? जो क्रेता है उसकी रुचि उसी में है, तो विक्रेता भी क्या करते हैं? उसी प्रकार का सामान लाके बेचते हैं, पूर्ति उसी प्रकार के सामान की होती है। तो सामान्य तौर पर जो लोगों को चाहिए उनकी पूर्ति क्या होती है? कम होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्रेता और विक्रेता की रुचि है वो स्थिर रहनी चाहिए। अगर रुचि में परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली
मात्राओं में, मांगे जाने वाली मात्राओं में यानी पूर्ति में भी फर्क होगा। उसके बाद वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो। वस्तु विशेष की पूर्ति क्या हो? विभाज्य, यानी अलग अलग कामों में इस्तेमाल की जाने वाली होनी चाहिए और विभिन्न जगहों पर उपयोग होनी चाहिए। अगर एक ही काम में एक ही उपयोग होगा तो उसकी पूर्ति लिमिटेड होगी, लेकिन अगर किसी वस्तु की अधिकतम उपयोग होते हैं तो उसकी पूर्ति ज्यादा होती है। प्रत्यक्ष रूप से आप दूध देख लीजिए, ठीक है, दूध के विभिन्न उपयोग होते हैं, तो विभिन्न उपयोग होते हैं तो उसके बदले में क्या होता है? उसकी पूर्ति ज्यादा होती है। और तभी तो देखो दूध के मामले में हम देखते हैं सिंथेटिक दूध है, उसका निर्माण ज्यादा हो गया है, नकली दूध जिसे बोलते हैं वो बाजार में आना ज्यादा हो गया, ज्यादा शुरू हो गया पूर्ति बढ़ाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उसके विभाज्य योग्य है, वो बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं उसके, इसलिए। उसके बाद है वस्तु विशेष से संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर है। अब जो संबंधित वस्तुएं, संबंधित वस्तुओं की बात हमने की थी, कौन कौन सी थी संबंधित वस्तुएं? पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। उनकी कीमतें हैं वो स्थिर रहनी चाहिए। मान लो पूरक प्रतिस्थापन वस्तु है, तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ गई तो निश्चित तौर पर उत्पादक है वो प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन ज्यादा करेगा, उसकी पूर्ति ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको लाभ वहीं दिख रहा है। अगर पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई तो वो जो संबंधित वस्तु है उसका उत्पादन ज्यादा करेगा, क्योंकि उस पूरक वस्तु की वजह से उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, लाभ ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो आप, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई है, लेकिन अखबार जब हम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो ऑटोमोबाइल मार्केट में हर तीसरे चौथे दिन अखबार में आता है कि उनका जो विक्रय है वो इतना प्रतिशत बढ़ गया। मारुति का विक्रय 23% बढ़ गया पिछले 2-3 महीनों में। हीरो कंपनी का, हीरो मोटर कॉर्प है, उसका विक्रय है इतना प्रतिशत बढ़ गया। आप ये देख रहे हो पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर भी पूर्ति उत्पादक है वो बढ़ाना शुरू कर देता है। ये कोई काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, ये वास्तविक परिदृश्य है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई है तो ऑटोमोबाइल मार्केट है वो ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ा हुआ है, उनकी कीमतें बढ़ी हुई है। आपने अगर 2 महीने पहले का अखबार पढ़ा हो तो इस 1 जुलाई से ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सबने अपनी कीमतें बढ़ा दी, अखबार पढ़ा हो तो आपने, न्यूज देखी हो तो जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमतों का भी, कीमतें अगर स्थिर रहेगी तो पूर्ति का नियम लागू होगा, वरना पूर्ति बढ़ जाएगी या हो सकता है कम भी हो जाए। सरकार द्वारा आरोपित कर अनुदान स्थिर रहे। सरकार द्वारा जो सब्सिडीज दी जा रही है, टैक्स जो लगाया जा रहा है वो स्थिर रहना चाहिए। अगर मान लो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो निश्चित तौर पर कंपनियों का जो लागत है वो बढ़ जाएगी। कंपनियों की जब लागत बढ़ जाएगी तो पूर्ति क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और अनुदान, सब्सिडियां, अगर सरकार जो सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है, उस छूट का दायरा बढ़ा देती है तो छूट का दायरा बढ़ाने से उनके लाभों में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी, ऑटोमेटिक वृद्धि होगी तो पूर्ति बढ़ा देंगे। इसलिए पूर्ति के नियम के लागू होने पर ये दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए? ये दोनों चीजें स्थिर होनी चाहिए, यानी जो चल रहा था उसी ट्रेंड में चलना चाहिए, पूर्ति का नियम स्वतः ही लागू रहेगा। उसके बाद है कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु दशाएं स्थिर रहनी चाहिए। अब देखो भारत की बात करें तो ये कहते हैं कि भारतीय कृषि है वो मानसून का जुआ है। जिस वर्ष अच्छी बारिश हुई कृषिगत उत्पादन बढ़ जाएगा, और जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं हुआ, लेट हुआ या कोई भी कारण से बारिश नहीं हुई तो कृषिगत उत्पादन है वो घट जाएगा। तो पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु दशाएं स्थिर रहनी चाहिए, यानी एक फ्लो में चलना चाहिए। जितना उत्पादन होता है उतना होना ही चाहिए। उत्पादन होगा तो ही क्या होगा? पूर्ति की मात्राएं स्थिर रखी जा सकती है। अगर कृषिगत उत्पादन कम होगा तो पूर्ति की मात्राएं कम होगी, और अगर कृषिगत उत्पादन ज्यादा होगा तो पूर्ति की मात्राएं क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और हमें यह भी पता है कि आज जो भी उत्पादन होता है उनका आधारभूत जो कच्चा माल होता है वो कहां से प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। इसलिए कृषिगत पदार्थ उनकी पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु दशाएं स्थिर रहे। इसके बाद है कृषिगत पदार्थों की पूर्ति अपनी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है, यानी कृषिगत उत्पाद है उनकी जो कीमतें हैं उनमें परिवर्तन कब होता है? एक निश्चित समय जाने के बाद। जैसे अभी बात करें, अभी जैसे जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई का समय है, खरीफ की फसल की बुआई का समय, अभी कीमतें थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जब खरीफ की फसल हो जाएगी, कटाई का समय आएगा, आप देखोगे कीमतों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, कीमतें थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मूंगफली की बात करें, अक्टूबर नवंबर में मूंगफली की फसल है वो आना शुरू हो जाती है, तो मूंगफली के जो उत्पाद हैं, जो भी उत्पाद है, मूंगफली का खाद्य तेल है या मूंगफली से बनने वाली और दूसरी चीजें, उनकी कीमतों में थोड़ा सा क्या होता है? परिवर्तन संभव हो जाता है, क्योंकि उस समय सप्लाई ज्यादा होती है। सप्लाई ज्यादा होती है तो बाजार में कीमतें थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों सप्लाई क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जिस टाइम
मूंगफली है वो खेत में होती है या फसल है वो खेत में, उस समय बाजार में पूर्ति कम है तो कीमतें बढ़ी हुई रहती है। जैसे ही कीमतें बढ़ी हुई रहती है उत्पादक उनको ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर देता है। ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करेगा तो धीरे धीरे कीमतें क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जो कृषिगत पदार्थों की पूर्ति है उनकी कीमतें कब है, समयावधि के पश्चात परिवर्तित होती है, और ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ति के नियम की मान्यताएं ये रहती है। अब पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण, पूर्ति का नियम क्या कारण है कि ये सक्रिय हो जाता है, क्रिया करने लग जाता है, तो उसके लिए उसको जो ये कह सकते हैं उद्दीपक का काम करने वाले, स्टिमुलस का काम करने वाले तत्व कौन कौन से, तो वो ये तत्व रहेंगे। सबसे पहला है ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्में अधिक मात्रा में बेचने का प्रयास करती है। तो पूर्ति का नियम सबसे पहले ये लागू होता है। देखो हमने ये बात की थी कि पूर्ति का कॉन्सेप्ट है या पूर्ति के उदाहरण हम किसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, पूर्ति के उदाहरण हम देखते हैं उत्पादक के परिप्रेक्ष्य में। तो जब कीमतें अधिक होगी, बाजार में वस्तु की कीमतें अधिक होगी तो उत्पादक है वो क्या करेगा, अधिक सप्लाई करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, ताकि वो अधिकतम लाभ कमा सके, क्या कर सके, अपना अधिकतम लाभ कमा सके। ठीक है, तो इसकी वजह से पूर्ति का नियम है वो लागू हो जाता है। दूसरा, ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन। अब देखो जब बाजार में कोई उत्पादन है उसकी कीमत ऊंची हो गई तो जो पूर्व में काम करने वाला है, पूर्व में उत्पादन करने वाला उत्पादक है वो अधिकतम लाभ कमाएगा। तो उसकी परिस्थितियां देखकर नए उत्पादक है वो भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे और उसका उत्पादन करना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा उदाहरण देखो, अगर वर्तमान में आप अखबार देखते हो तो जो घरेलू आटा चक्की है उसके खूब सारे विज्ञापन आ रहे हैं। पुराने टाइम या कोई टाइम ऐसा था कि केवल एक ही कंपनी हुआ करती थी, नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी का विज्ञापन करने के परिप्रेक्ष्य में ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आज हम अखबार में देखें तो बहुत सी कंपनी है वो क्या है, इस क्षेत्र में आ गई है। क्यों, क्योंकि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों की वजह से और ये जो कोरोना की वजह से जो स्वच्छता की बात है, शुद्धता की बात है, उसकी वजह से अब लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया कि हम रेडीमेड आटा इस्तेमाल करने से बढ़िया हम घर पे गेहूं लाके पीस के इस्तेमाल करेंगे। ये एक ट्रेंड बन गया, ये कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी उनकी वजह से। तो अब बाजार में क्या है कि जो घरेलू आटा चक्की है उसकी पूर्ति, मांग क्या है, बढ़ गई। मांग बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ानी पड़ी और उसकी कीमतें हैं वो बढ़ने लग गई। तो ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन, तो इस परिस्थिति में नए उत्पादक है वो भी बाजार में उतर गए। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इस चीज को समझाने का। ये एग्जाम्पल इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि ये एग्जाम्पल्स है वो रियलिस्टिक है। अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास के परिदृश्य को देखें, अखबार देखें या न्यूज देखें, तो आपको ये सारी चीजें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखने में मिलेगी आपको। तीसरा है, दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, अतः वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान है। आगे के चैप्टर में हम ये बात पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अर्थशास्त्र में हम 2-3 प्रकार के समयावधि पढ़ते हैं, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। ये समय के आधार पर नहीं होता कि भाई 1 साल का पीरियड है ये अल्पकाल हो गया, 6 महीने का पीरियड है अति अल्पकाल, ऐसा नहीं होता। ये उत्पादन के साधनों के उपयोग के आधार पर होता है। अगर उत्पादन के साधन परिवर्तनशील और स्थिर साधनों में वर्गीकरण किया जा रहा है तो वो समयावधि है वो अल्पकाल है, वो क्या है, अल्पकाल। ठीक है, यह ऐसी स्थिति है जिसमें ना तो नया उत्पादक प्रवेश कर सकता है ना ही पुराना उत्पादक है वो बाहर जा सकता है। दीर्घकाल ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें उत्पादन है वो अपने अधिकतम बिंदु पर होता है और जितने भी साधन होते हैं, चाहे वो स्थिर हो चाहे परिवर्तनशील हो, वो सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, परिवर्तनशील उत्पादन की कैटेगरी में आते हैं, परिवर्तनशील उत्पादन के साधनों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये ऐसी परिदृश्य होता है जिसमें नया उत्पादक आ भी सकता है और पुराना उत्पादक उस उत्पादन को छोड़कर बाजार से जा भी सकता है। तो वो होता है दीर्घकाल और अल्पकाल। तो दीर्घकाल और अल्पकाल के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे जब चैप्टर आएगा तो और डिटेल में इसको क्लियर करेंगे, फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। अल्पकाल समयावधि वो जहां पर उत्पादन के जो साधन है उनको स्थिर और परिवर्तनशील में वर्गीकृत किया जा सके, और दीर्घकाल ऐसी समयावधि जिसमें सारे साधन क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अब बात करते हैं। दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, यानी लंबे टाइम तक है जितने भी उत्पादन के साधन है वो सारे कैसे हो गए, परिवर्तनशील हो गए, अतः वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है। उस समय पूर्ति को बढ़ाना कैसे आसान होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, बिल्कुल छोटा सा।
स्थिर लागतों की बात करते हैं। मान लो आपने एक गोदाम किराए पे लिए, उस गोदाम के किराया है 5,000 रुपए महीना। उस गोदाम में 5,000 इकाइयां रखने की व्यवस्था है, 5,000 इकाइयां। अब आप उस गोदाम में 1 इकाई रखो चाहे 5,000 इकाई रखो या उसको खाली छोड़ो, किराया 5,000 आपके हर महीने लगना है। तो वो कैसी लागत हो गई? वो स्थिर लागत हो गई। कैसी लागत हो गई? स्थिर लागत। अल्पकाल में वो स्थिर रहेगी, क्योंकि अगर आपने एक इकाई रखी है तो 5,000 किराया उस 1 इकाई के आधार पर मूल्यांकित होगा। 10 इकाई रखी है तो प्रत्येक इकाई में 500 रुपए बढ़ गए, 500 रुपए प्रत्येक इकाई में जुड़ गए। बात आ गई समझ में? अब मान लो आपने उत्पादन खूब किया और उत्पादन करने के बाद आपका समयावधि वो दीर्घकाल में चली गई। समयावधि किस में चली गई? दीर्घकाल में। और आपने पूरे गोदाम को 5,000 इकाइयों से भर दिया, तो प्रति इकाई किराया कितना हुआ? 1 रुपया। प्रति इकाई किराया कितना हुआ? 1 रुपया। अब उसमें आपने सप्लाई करते हुए उसमें थोड़ी इकाइयां कम की तो किराया है वो कम हो गया, बढ़ गया। प्रत्येक इकाई के ऊपर किराया क्या हो गया? बढ़ गया। और जैसे ही आपने पूरा स्टॉक गोदाम भर लिया तो वापस किराया क्या हो गया? प्रति इकाई कम हो गया। तो अब देखो दीर्घकाल में जो स्थिर की लागत थी वो भी कैसी हो गई? परिवर्तनशील लागत की तरह व्यवहार करने लगी ना। तो ये चीज होती है, जब इस दीर्घकाल होता है तो सारे परिवर्तनशील साधन हो जाते हैं। तो आप जितना ज्यादा कच्चा माल लगाओगे, जितने ज्यादा उत्पादन के साधन लगाओगे, आपका उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा उत्पादन होगा आप पूर्ति उतनी ज्यादा कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति के नियम के मान्य होने के क्या क्या कारण है या मान्यताएं क्या है, और पूर्ति नियम कैसे क्रियाशील हो जाता है, सक्रिय कैसे हो जाता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्रों की। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने मांग अनुसूची और मांग वक्रों को पढ़ा है अच्छे से तो बिल्कुल वही चीज है, कोई नया नहीं है। केवल और केवल फर्क आएगा कीमतों और पूर्ति की जाने वाली मात्राओं के बीच में संबंध, बस इतना ही है। बाकी सेम वही चीज है। तो इसको समझने के लिए आप एक बार पीछे जो मांग के पूर्ति से मांग की जो अनुसूची है और मांग के अनुसूची वक्र हैं उनसे संबंधित जो वीडियो उसको एक बार रिपीट कर लोगे तो आपको पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क में यही है, ये आपके नोट्स है, इनको तैयार करना है, इनको अच्छे से समझना है। आज के वीडियो में इतना ही।